जय जवाहर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। ये इस लेक्चर में हम कलचुरी कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसका मेन लेक्चर आ चुका है। होपफुली आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। नहीं देखे हो तो पहले वो लेक्चर देख लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। रेस्ट इज़ अप टू यू। यार पूरा कलचुरी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा यार फीडबैक चाहूंगा आप लोगों से मैं, कि थोड़ा फीडबैक दो कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। अच्छा लग रहा है नहीं बताना है, तो क्या बुरा लग रहा है वही बता दो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं हमारा कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक, दूसरा है आपका कुलीन तंत्री, तीसरा है राजतंत्रात्मक, चौथा है गणतंत्रात्मक। ठीक है। तो लोकतांत्रिक लक्षण, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। कुलीन तंत्री भी नहीं थी, कि ऐसा नहीं थी कि केवल संभ्रांत वर्ग के लोग ही शासन करते थे। लेकिन ये जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। राजा ही प्रशासनिक साम्राज्य का प्रमुख होता था, उसका ही निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था सभी विभागों के लिए, सभी के लिए। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी आपकी कलचुरी कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था। राजस्व विभाग का प्रमुख मंत्री था हमारा महाप्रमात। ऑप्शन ए ही दिख रहा है, यही है। महाध्यक्ष कौन था। ये सचिवालय का था। आपका सचिवालय का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे आपका महाध्यक्ष। महापुरोहित आपका राजगुरु था, धार्मिक विभाग का प्रमुख था। महाबलाधिकृत ये आपका सेनापति था। जो चतुरंगणी सेना थी उन चारों सेनाओं का प्रमुख होता। साथ ही साथ आपकी नगर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और किला सुरक्षा का भी इस पे कंट्रोल होता था। हालांकि उसके लिए अलग अधिकारी थे, लेकिन ये सेनापति था, सुरक्षा का सर्वोच्च अधिकारी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए कलचुरी साम्राज्य को कितने स्तर में बांटा गया था। कितने स्तर में बांटा गया था हमने देखा था। सबसे नीचे स्तर पे ग्राम, फिर आपका बरहो, फिर गढ़, फिर मंडल, फिर आपका देश जनपद, फिर विषय और उसके बाद राजा। तो 7 स्तर थे। आपका 7 स्तरों में बांटा गया था कलचुरी कालीन आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश विभाग का प्रमुख कहलाता था। पहला ऑप्शन क्या है, महाप्रतिहार। महाप्रतिहार नहीं है, महाप्रतिहार होता था संचार विभाग का प्रमुख। महाप्रमात ये भी नहीं है, महाप्रमात राजस्व विभाग का प्रमुख हो गया। महाकोटपाल ये भी नहीं है, ये आपका दुर्ग या किलों की सुरक्षा का दायित्व होता था महाकोटपाल पे। ऑप्शन डी है आपका महासंधिक, ये सही ऑप्शन है। महासंधि विग्राहक जो विदेश विभाग का प्रमुख होता था, महासंधि विग्राहक या महासंधि विग्रह, इसको युद्ध और मैत्री का भी मंत्री कहा जाता था, क्योंकि विदेशों से कैसे संबंध रखने हैं ये निर्धारित करता था, इसलिए इसको युद्ध और मैत्री का भी मंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अच्छा, ये सूची मिलाव वाला है, मैच द कॉलम। इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा आसानी से आराम से बनाना यार, पैनिक मत करना, बड़ा आराम से बनता है। जैसे कि इसमें मैच द कॉलम बोला है, ठीक है। मैं आपको मान के चलता हूं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब कैसे इसको अप्रोच करोगे। जैसे ग्राम है, ठीक है। तो इतना तो हर किसी को पता है यार कि ग्राम का प्रमुख गौटिया होगा, ठीक है। उसके बाद देश जनपद बरहो आपको नहीं पता है, ठीक है। क्या दिख रहा है, महामंडलेश्वर। उसके बाद दिख रहा है विषय, तो विषय का दिख रहा है आपको विषयपति, है ना। तो ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ए का 3 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है और ऑप्शन सी में दिख रहा है। बी का 4 आपको इसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। रेस्ट आपको पता भी नहीं है तो भी ये क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे, ऑप्शन सी, है ना। पर देख लेते हैं इसको आगे हम। ग्राम का प्रमुख गौटिया, विषय का प्रमुख विषयपति। गढ़ का प्रमुख होता है आपका गढ़ाध्यक्ष या गढ़ा आपका आपका गढ़ाध्यक्ष, या आपका जब अगर ब्राह्मण होता है तो उसको दीवान कहते हैं। तो ये हो गया आपका सी का आपका 5। देश या जनपद, देश या जनपद के प्रमुख को बोलते हैं आपका महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति या आपका मंडलाध्यक्ष। और जो देश या जनपद के नीचे जो स्तर होता है वो क्या होता है आपका
आपका होता है मंडल, उसके प्रमुख क्या बोलते हैं, मांडलिक बोलते हैं, है ना। बरहों के प्रमुख को बोलते हैं आपका दाऊ या तालुकाधिपति। ये हो गया। 7 स्तर हो गए। ग्राम का प्रमुख गौटिया, बरहो का प्रमुख आपका दाऊ या तालुकाधिपति, गढ़ का प्रमुख गढ़ाधिपति या दीवान, मंडल का प्रमुख हो गया आपका मांडलिक, आपका देश या जनपद का आपका प्रमुख हो गया महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति, उसके बाद विषय का प्रमुख विषयपति, और उसके बाद राष्ट्र हो गया, राष्ट्र का प्रमुख हो गया आपका राजा। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि अधिकारी और उनके विभाग को आपको सुमेलित करना है। तो पहला क्या है आपका महामंत्री। महामंत्री क्या होता है, महामंत्री आपका प्रधानमंत्री के समान होता है, ठीक है, सर्वोच्च सभी विभाग का वो प्रमुख होता है। महाप्रमात, महाप्रमात आपका राजस्व विभाग का प्रमुख प्रमुख मंत्री होता है। महासंधि विग्राहक ये आपका विदेश विभाग का हो गया। महाकोटपाल किलों की सुरक्षा। महाप्रतिहार आपका संचार विभाग का हो गया। तो आपका ए का क्या हो गया, 3 हो गया, बी का 2 ही हो गया, सी का 1 हो गया, महाकोटपाल डी का 4, ई का 5। देख लेते हैं। ए का 3, ए का 3 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और बी का 2 इसी में दिख रहा है, सी का 1, डी का 4, ई का 5। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचकुल संस्था संबंधित थी किससे, सेना से। नहीं भाई, सेना से तो नहीं थी यार पंचकुल, किससे संबंधित थी बताइए बताइए। पंचकुल संस्था न्याय व्यवस्था से, न्यायालय से नहीं। पंचकुल जो संस्था थी वो स्थानीय प्रशासन से संबंधित थी। नगर और ग्राम के स्तर पर इसका गठन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि इसके प्रमुख को क्या कहते थे। इसके प्रमुख को कहते थे महत्तर, नहीं ये सदस्यों को कहा जाता था, मेंबर्स को कहा जाता था महत्तर, और प्रमुख को कहा जाता था महत्तम, है ना। और पंचकुल में कितने सदस्य होते थे, मुख्य रूप से 5 या 5 से 10 सदस्य हो सकते थे आपके पंचकुल में। ये स्थानीय स्वशासन के लिए गठित की गई संस्था थी, जो कि ग्राम और नगर स्तर पर इनका गठन किया जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो कलचुरी काल में न्याय अधिकारी को दांडिक कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका सही है ना। इसके अतिरिक्त, दांडिक के अतिरिक्त और क्या न्यायिक अधिकारी मिलते हैं। महाधर्माधिकरणिक जो थे ये आपके एक तरह से हाई कोर्ट के जज के समान थे। उसके ऊपर राजा होते थे। सबसे नीचे में आपकी स्थानीय स्वशासन की संस्था थी पंचकुल वगैरह जो निर्णय करती थी। पंचकुल और गौटिया वगैरह निर्धारित किए, वाद विवाद का न्याय लिए। उसके बाद दांडिक, दांडिक के बाद धर्माधिकरणिक, और उसके बाद राजा। ये कलचुरी कालीन न्याय व्यवस्था थी। तो इसके हिसाब से दांडिक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक दान पत्रों का लेखा, धार्मिक दान पत्रों का लेखा रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। धार्मिक विभाग का पहली बात तो जो प्रमुख हो गया हो वो क्या हो गया आपका, महापुरोहित हो गया आपका। उसके बाद महाध्यक्ष जो ऑप्शन में दिख रहा है ये तो आपके सचिवालय का प्रमुख होता था। धर्मलेखी ये है आपका सही आंसर, जो आपके धार्मिक विभाग में जो मंदिरों को दान मिलते थे, चढ़ावे मिलते थे, अलग अलग तरह के और कुछ कार्य किए जाते थे, तो उन सब का लेखा जोखा रखता था, उसको धर्मलेखी कहते थे, या दशमूली भी कहा गया है इसको, धर्मलेखी और दशमूली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि मापन की इकाई हल कितने एकड़ के बराबर थी। तो भूमि मापन की पहले क्वेश्चन से हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भूमि मापन की इकाई जो थी वो हल थी, और एक हल के बराबर कितने एकड़ होते थे, तो हमने देखा था 5 एकड़। एक्चुअल में क्या होता था, 2 बैल मिलके एक हल को आपको खींचते थे, और ये 2 बैल जितने एरिया को जोत लेते थे उसको कहा जाता था एक हल। और सामान्यतः 2 बैल जो एरिया जोत पाते थे वो 5 एकड़ के बराबर होता था, इसलिए इसको एक हल कहा जाता था 5 एकड़ को। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसका उल्लेख कहाँ मिला है, आपके कोनी अभिलेख में, पृथ्वी देव के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 शेर बराबर क्या होता है? क्या होता है? हमने कोड क्या दिखा था? सेपम। 12 शेर बराबर आपका पंसेरी, एक पंसेरी, और 8 पंसेरी बराबर एक मन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 शेर बराबर एक पंसेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 दोगानी क्या होता है? 16 दोगानी सिंपल है यार, ये 16 दोगानी को ही आना कहते थे। 16 आना बराबर 1 रुपया, है ना। और क्या क्या था आपका? कौड़ी था, है ना, 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा, फिर 5 गंडा बराबर 1 कोरी, है ना। फिर कोरी के बाद दोगानी, दोगानी 16 दोगानी आपका हो गया 1 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गज सेना का प्रमुख कौन कहलाता था? तो गज सेना का जो प्रमुख था, महाबलाधिकृत तो नहीं था, ये तो मुख्य सेनापति था, महापीलुपति था ये। महापीलुपति या महाप्रमत्तवार भी कहा जाता था गज सेना के प्रमुख को। महासाधनिक आपके पैदल सेना का प्रमुख था। महाअश्व साधनिक आपके अश्व सेना और रथ सेना का प्रमुख था। घट्टपति, तरपति ये नावों और घाटों का प्रबंधन किया करते थे, उनको कहते थे घट्टपति या तरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार कर क्या कहलाता था? व्यापार करने के लिए कर लगता था और व्यापार करने के लिए लाइसेंस भी लगता था। जो लाइसेंस लगता था उसको क्या बोलते थे? युगा। और व्यापार करने के लिए जो कर लगता था उसको कहते थे प्रवणी। प्रवणी कहते थे व्यापार करने के लिए जो कर लगता था। ये हो गया भाग। किसको कहते हैं? तो जो कृषि जो उपज होती थी उसमें जो 1/6 हिस्सा देना पड़ता था एज अ कर, वो आपका भाग हो गया। मागणिक होता था आपका आपातकालीन कर। भूतवाय प्रत्यय आपका आयात और निर्यात वो कर को भूतवाय प्रत्यय कर कहा कहते थे। और प्रवणी आपका व्यापार कर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब निर्माण। शराब निर्माण पर लगने वाला कर। शराब निर्माण पर भी टैक्स लगता था। ठीक है। ऑप्शन ए चेरी, ये तो चारागाह जो पशु जो चरते थे उस पे लगने वाला कर है, तो ये गलत हो गया। रसवती ये है आपका सही ऑप्शन। अगर देखा जाए अगला जो है ऊपरी कर, जो अस्थाई कृषि कर था। और पट्ट किलादाय, पट्ट किलादाय जो ग्राम स्तर पे या नगर स्तर पे जो सुरक्षा का पुलिस अधिकारी होता था पटेल, उसके वेतन के लिए जो कर लगाया जाता था उसको कहते थे पट्ट किलादाय, है ना। थोड़ा सा बेयर करो यार, गला थोड़ा खराब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? ये सारे आए क्वेश्चन है, गढ़ व्यवस्था से आए हुए क्वेश्चन है। मैंने सीधे एज इट इज डाल रखा है, आप लोग देखते चलिए। तो ऑप्शन में क्या है? पावागढ़, सिंगनगढ़, कोटगढ़, नवागढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा गढ़ मौजूद नहीं है बोला गया है? सिंघनगढ़ हमको पता है। सिंघनगढ़ वो वाला गढ़ है यार जिसके बारे में हमको नहीं पता है कि ये कौन से जिले में है, तो ये तो है। कोटगढ़ कहाँ आएगा आपका? कोटगढ़ आपका जांजगीर चांपा में। नवागढ़ बेमेतरा जिला के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। तो कुल मिला के हमसे पूछा है नहीं वाला, तो ये हो जाएगा पावागढ़। ऑप्शन ऑप्शन ए क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा पूछा है? छत्तीसगढ़ में कौन सा गढ़ नहीं है ये पूछा है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा गढ़ व्यवस्था के अंतर्गत। कलचुरी कालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों के समूह का चयन कीजिए। अब देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार। ठीक है। कौन सा गढ़? एक तो छत्तीसगढ़ याद रखना मुश्किल है, ऊपर से फिर ये पूछ रहा है कि रतनपुर से शासित होने वाले। रतनपुर से शासित होने का मतलब क्या है? जो आपकी शिवनाथ नदी है उसके उत्तर में जो गढ़ थे ना, उनको पूछ रहा है, क्योंकि वही रतनपुर से शासित होते थे। नीचे भी 18 गढ़ थे जो कि रायपुर शाखा से शासित होते थे। तो क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कि रतनपुर से शासित होने वाले मतलब शिवनाथ नदी के उत्तर वाले कौन कौन थे। तो देखते चलते हैं हम ऑप्शन में। ऑप्शन ए देखते हैं, खरौद। खरौद कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा।
लाफा, लाफा ये आपका कोरबा में हो गया। छुरी, छुरी कोस गई, वो भी हो गया कोरबा में। पंडर भट्टा ये हो गया आपका गोयला पेंडा मरवाही में। ये ऑप्शन सही लग रहा है, फिलहाल इसको सही मान के चलते हैं, पर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका उपरोड़ा कोरबा में, ये सही है। खल्लारी, खल्लारी महासमुंद में है, ये गलत हो गया। आपका नवागढ़ ये सही है। मोहंदी ये भी आपका महासमुंद में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं। लाफा, लाफागढ़ ये कोरबा में सही है। नवागढ़ बेमेतरा में सही है। सिमगा बलौदा बाजार में है, सही तो है बलौदा बाजार में, लेकिन क्या है जो उत्तर की तरफ जो आता है वो सिमगा नहीं है। सिमगा और लवण जो है वो दक्षिण तरफ आते हैं, शिवनाथ के दक्षिण तरफ, तो ये हो गया गलत। और मातिन भी आपका हो गया गलत, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है अकालवाड़ा, अकालवाड़ा तो देखे ही नहीं यार हम। ठीक है, टेंगनगढ़, ये टेंगनगढ़ नहीं है, टेंगनगढ़ अगर आपका आता है तो वो आपका धमतरी में लगता है, तो वो सही हो जाएगा। लवन और मारो, लेकिन ये उत्तर की तरफ नहीं आते, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन ए है यही आपका सही ऑप्शन है ना। 19th क्वेश्चन है आपका, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था। सिंपल सा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा गढ़ शामिल था। वृंदावनगढ़ नहीं सुना यार कहीं। पहाड़गढ़ नहीं। सिमरियागढ़, हाँ सिमरियागढ़ है आपका बलौदा बाजार में, ये सही ऑप्शन है। चित्रूगढ़ भी गलत है आपका, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सीजीपीएससी लास्ट ईयर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार पीएससी में और व्यापम के पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा को दिए जाना वाला नजराना उसको क्या कहते थे। तो भोग, भोग तो नहीं है यार। भोग क्या होता था, भोग जो राजा के जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता था ना, जो एक उपकर था, उसको कहते थे। यहां पे बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, हो जाएगा। ठीक है, तीन तरह के टैक्स में कंफ्यूजन होता है। एक था आपका भाग, है ना, ये कृषि कर था, जो कृषि उपज का 1/6 यूजली लिया जाता था। भोग जो था वो राजा को के जीवन निर्वाह के लिए, राजा के निजी खर्च के लिए राजा को जो दिया जाता था उपकर था, वो था भोग। जो नजराना यानी कि राजा को गिफ्ट वगैरह भेंट वगैरह जो मिलती थी उसको कहते थे दित्य, है ना। चोलिका जो वो कर है जो कि मंदिर में आने वाले पुष्पों पे लगता था। दशापराध जो अपराध करते थे, सामान्य अपराध, उस पे लगने वाला जुर्माना होता था, उसको कहते थे दशापराध। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिपाही की सेवा हेतु लगाया जाने वाला कर, सिपाही की सेवा हेतु लगाया जाने वाला कर कौन सा था। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। घट्टदाय, घट्टदाय नहीं है, ये तो घाटों, नदी तालाब के घाटों आदि के प्रयोग पर लगने वाला कर है घट्टदाय। हिरण्य कर ये नगद रूप से दिया जाने वाला कर है, तो हिरण्य भी नहीं है। वस्ती दंड भी नहीं है। वस्ती दंड क्या होता था आपका, सॉरी वस्ती दंड ही तो होगा यार ये। वस्ती दंड जो सिपाही जो होता था उसको जो टैक्स दिया, उसकी जो सेवा के बदले जो टैक्स, वो जो कर दिया लगाया जाता था, उसको कहते थे वस्ती दंड। ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन सी वस्ती दंड। नेक्स्ट क्या है, दो साध्य, दो साध्य ये वो होता था यार, फौजदारी जो अपराध होते थे उनके लिए जो जुर्माना लगाया जाता था उसको कहते थे दो साध्य। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन सी वस्ती दंड ये सही ऑप्शन है आपका। आंसर की देख लीजिए, होपफुली आप लोगों को फायदा हो रहा होगा इससे। बार बार फिर बोलूंगा कि कलचुरी पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने जहां शुरुआत से एंशियंट छत्तीसगढ़ से शुरू किया था, कंप्लीट आपका यहां तक चल रहा है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। सारे लेक्चर देखोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज जो है आपकी एमसीक्यू वाली है वो देखते चलो, और आपका वो पोर्शन कंप्लीट आपका 100% डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कलचुरी वंश से आगे हम अब छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश देखेंगे, काकती वंश कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।